अच्छा जनाब, हमारा क्वेश्चन नंबर 127 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 127 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 127 का आइडिया देख लें। फरमा रहे हैं कि एक बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है। और ये स्टूडेंट, मैं आपको इजी सलूशन बता रहा हूं। कहते हैं कि अगर सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन के दौरान इस बॉडी मोहतरम की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो, तो इसका जो साया डायमीटर पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी ये साया कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, तो इस तरफ आएगा कभी इस तरफ जाएगा। आपने पढ़ा है ऑसिलेशन में कि जब तक बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म मोशन करे तब तक डायमीटर पर उसका जो साया है वो साया सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अच्छा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका ये मीन पोजीशन है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम कहलाता है। अगर मैं इस साए के वेलोसिटी की बात करूंगा तो सब जानते हैं कि ऑसिलेटर की एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, लेकिन जब मैं मीन पर बात करूंगा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अच्छा, एक और सिंपल सी बात बताएं, टोटल वेलोसिटी कितनी अवेलेबल है? तो ये ऑसिलेटर अपनी वेलोसिटी किससे ले रहा है? बॉडी से। कहे शाबाश, बॉडी से। बॉडी से ऑसिलेटर अपनी वेलोसिटी बॉडी से उधार ले रहा है। तो जब जो उधार दे रहा है उसके पास अवेलेबल 5 है, तो क्या 5 से ज्यादा ये ऑसिलेटर को दे सकता है? हरगिज नहीं। तो एक्सट्रीम पर आकर ऑसिलेटर इसके 5 से कुछ नहीं लेता। थोड़ा सा दूर आएगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मीन के इसको इस 5 से फर्ज करो 2 का उधार मिल गया, तो 3 अभी उसके और कंपोनेंट में होगी। थोड़ा और इधर आएगा तो उससे इसको थोड़ा और मिल जाएगा, लेकिन जब प्रोजेक्शन मीन पर आएगा तो उस वक्त ये बॉडी मोहतरम इधर आ चुकी होती है। तो बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन और ऑसिलेटर का डायरेक्शन सेम हो जाते हैं, और सेम मीन के जो बॉडी में है वही किसको मिलेगा? ऑसिलेटर को मिलेगा। बिकॉज मीन पर वेलोसिटी क्या होती है, और मैक्सिमम का मतलब है कि जो उसके साथ है सब कुछ इसने ले लिया। कुछ समझ आ गई है? तो अगर ये लॉजिक समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो इतना याद रखो रे स्टूडेंट्स कि सर्कुलेटिंग बॉडी अपनी वेलोसिटी से थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी ऑसिलेटर यानी प्रोजेक्शन को देता है। एक्सट्रीम पर इसे कुछ नहीं मिलता और मीन पर इसे सब कुछ मिल जाता है। समझ आ गई है? क्योंकि मीन पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। लिहाजा जो भी सर्कुलर मोशन में बॉडी की वेलोसिटी होगी, दैट टोटल वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट द सेंटर, एट द मीन पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, यानी प्रोजेक्शन की मीन पर वेलोसिटी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो सॉल्व करना चाहते हैं जी, देखा नहीं तो है आलिया सेराज कोई है? आलिया सेराज। अच्छा जनाब, अगर कोई इससे नहीं समझा तो सॉल्व कर सकते हो। आपको वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए ऑसिलेटर की, आपको पता है इट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, जानते हो ना? मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा एक्स नॉट है, बट ओमेगा होता है v बाय आर, जानते हो या नहीं? और एक्स नॉट मीन द सेंटर से बाउंड्री तक, और वो भी रेडियस के बराबर है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर आर और आर, तो साबित हो गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी वही होगी जो बॉडी की वेलोसिटी होगी सर्कल में। ये इसका प्रूफ है, वो दूसरा लॉजिक था। अच्छा जनाब, हमारा क्वेश्चन नंबर 128, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 128 फॉर यू। एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHO इज दिस वन आफ्टर 1 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम। ये कहाँ पे होगा? तो डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लेते हैं, पता चल जाएगा। हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिला है। द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन इज, किधर गया? ये है जनाब 20 cos ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, उसके मुताबिक लोकेशन बता देंगे, इतनी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कितने टाइम के बाद?
अगर मैं t को 1 सेकेंड कहूं तो ये क्या रह जाएगा, और पाई बाय 2 180 डिग्री होता है ना पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, और cos ऑफ 90 1 होता है ना, 0 होता है, लिहाजा cos ऑफ 90 0 तो सब कुछ, और जिस मुकाम का डिस्प्लेसमेंट 0 हो उसे फिजिक्स की दुनिया में मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इट मीन द ऑसिलेटर विल बी एट मीन पोजीशन डियर स्टूडेंट्स, एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 129 आपके लिए फरमा रहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की क्या होगी, किन चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन पेशावर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पहली तो बात यह है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन ओमेगा की बात कर रहे हैं। ओमेगा की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि 2 पाई इंटू एफ, फिर पेंडुलम कहाँ है तो एफ का फार्मूला लिख दो, अभी पता चल जाएगा। ओमेगा की जगह 2 पाई और एफ की जगह 1/2 पाई और अंडर द रूट जी बाय एल, तो 2 पाई, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अंडर द रूट जी बाय एल, वैसे आप ऑलरेडी यूज करते हो पेंडुलम के लिए, जी बाय एल है। अगर लोकेशन स्पेसिफाई ना हो और दो अलग लोकेशन हो, यानी पेशावर में और मरी में, तो फिर जी कांस्टेंट, कराची में और मरी में तो यू हैव टू डील जी वेरिएबल, क्योंकि कराची में जी ज्यादा है और मरी में जी, पेशावर और कराची में, पेशावर में जी कम है और कराची में, बिकॉज वो सतह समंदर के करीब है। तो जब टू डिफरेंट लोकेशंस का जिक्र आएगा, यू हैव टू डील जी इज वेरिएबल, बट इफ देयर इज ओनली वन लोकेशन मेंशन्ड, इट मीन फॉर दैट लोकेशन जी विल रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट। तो जब ये जी कांस्टेंट की तरह डील करेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन बन जाएगा। तो अगर यहाँ रीजन मेंशन ना करूं, इफ आई से दैट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ एल एंड जी, लेकिन जब मैंने लोकेशन स्पेसिफाई कर दिया तो वी हैव टू डील जी कांस्टेंट, एंड इफ जी इज कांस्टेंट डियर स्टूडेंट्स तो इट विल ओनली डिपेंड्स अपॉन एल, और कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, I am going to discuss question number 130. When spring of length L cut into 4 equal parts, एक अच्छा सा जुमला मशहूर है, जितने टुकड़े उतना स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ आ गई है ना। जितने टुकड़े, स्प्रिंग के 2 टुकड़े तो 2 के, स्प्रिंग के 4 टुकड़े तो 4 के, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पीसेज मल्टीप्लाई बाय के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर आपने स्प्रिंग को 2 टुकड़े कर दिया, तो सॉरी कट इनटू 4 पार्ट्स, 4 टुकड़े किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 के बन जाएगा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। हाँ बी है, मैं भी तो बी बोल रहा हूँ ना, बी ही ठीक है। 129 में ऑप्शन ए ठीक है, ए ठीक है। मैंने रीजन बताया, रीजन नहीं सुन रहे हो, ऑप्शन सुन रहे हो, रीजन सुना करो। ऑप्शन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आगे बढ़े 130, जी बोले प्लीज। 130 का रीजन बता दूं, तो रीजन ये है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट द स्टिफनेस, द अपोजिशन, और स्प्रिंग जितना छोटा होता जाता है उसमें अपोजिशन की एबिलिटी बढ़ती जाती है। देखो ये पेज बड़ा है, मैं इसको यूं खींच कर पढ़ सकता हूं, अब इसको आधा करके खींच लो आप, इसको पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको आधा करके खींचो, फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये तो सिंपल मामूली सी एग्जाम्पल है, मतलब ये है स्प्रिंग का लेंथ जितना कम होगा उसमें चेंज को अपोज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं 129, 130 हो गया, 4 के आंसर है। 131 प्लीज। अब वाई स्टैंडिंग है जनाब, ये सेटिंग नहीं है, समझ आ गई है। आई थिंक आपको बताया गया होगा या नहीं, कंपोजिंग मिस्टेक है, बट इट इज अब वाई स्टैंडिंग ऑन अ स्विंग। एक बंदा है मोहतरम, झूले पे झूल रहा है और वो भी खड़े होकर, तो मोहतरम इस तरह है, गिरने से पहले ये बैठ गया, तो ये बैठ गया तो आप समझ जाते हो कि लेंथ विल बी इंक्रीज। तो टाइम पीरियड की कहानी ये है कि 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर, सेम लोकेशन, झूला तो यकदम पेशावर से मरी नहीं जाता, तो 2 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, द फंक्शन ऑफ लेंथ ओनली। जब झूले पर खड़े होकर झूला झूलने वाला बैठ जाए तो उसकी टांगे नीचे चली जाएंगी, लिहाजा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, और a little bit increase in length will increase the time period। तो ये हो गया जनाब करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए होगा। मैंने कौन सा डिस्कस किया,
मैंने डिस्कस किया 131 और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। नाउ लेट मी एक्सप्लोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। काइंडली फोकस करें प्लीज। वी आर डीलिंग, यो मिनट, हाँ, वी आर डीलिंग फिजिक्स क्वेश्चन और अब मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 132। जी बताएं प्लीज, क्या कर लूं? 131 समझ नहीं आई, इसमें ना समझने की क्या बात है? काइंडली फोकस करें, आप इसमें बात ना करें। अगर मैं हर दूसरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा तो आपकी डिस्कशन इंशाल्लाह 5 बजे तक चली जाएगी। ऑल सब्जेक्ट्स आर वेटिंग डियर स्टूडेंट्स। सो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब एक बंदा झूला झूल रहा हो, कभी जिंदगी में कोई भी झूला झूला है तो खुद को इमेजिन करे। वाह वाह नो क्या बात। अच्छा, झूला झूलते हुए खुद को इमेजिन करें। आप झूले पे दोनों हाथों से रस्सी पकड़े हुए हो, खड़े हो, और फिर झूला झूलते ही आप बैठ जाते हो। जी मैं इमेजिन कर रहा हूं और मैं करता भी हूं, एंजॉय भी करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, बात यह है कि जब खड़े होकर बंदा झूला झूलता है तो जहां झूला खत्म वहां लेंथ खत्म, लेकिन उसी झूले पर जब बंदा बैठ जाए तो उसकी टांगे नीचे उस लकड़ी से नीचे चली जाती है। आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स अ कॉमन सेंस, झूले पर झूलने वाला बैठ के झूला झूले तो टांगों का लेंथ पेंडुलम के ऑसिलेशन में शामिल हो जाता है, जिससे लेंथ इंक्रीजेस एंड टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज। अब समझ आई है जी? लेंथ वही रहेगा। अब मैं नहीं समझा पा रहा हूं आपको कि कैसे आप नहीं समझ रहे हो। ये झूला है जनाब। अब जब आपने कसम ही खाई है कि मैंने एतराज करना है तो अलग बात है। ये बंदा खड़े होके झूला झूलता है तो लेंथ इधर खत्म हो जाता है। जब ये बैठता है तो जनाब बैठकर झूला झूलने वाला कैसे बैठेगा? ऐसे बैठेगा ना, तो टांगे किधर जाएंगी? ऊपर तो टांगे नहीं उठाएगा ना, या एक ईस्ट और एक वेस्ट की तरफ तो नहीं लेके जाएगा टांगे नहीं। जी आपको जो आंसर ठीक लगता है वही आंसर ले लें। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, नो टाइम टू डिस्कस। मैंने रीजन बता दिया एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 132। जो जिस रीजन के साथ एग्री ना हो डियर स्टूडेंट, जम के अपना रीजन अप्लाई करें और अपना आंसर क्लिक करें। समझ आ गई है? आपकी जिंदगी, आपका मुस्तकबिल, आपकी सोच। 132 रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जनाब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशो चाहिए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को दुनिया बोलती है एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। एक्स नॉट कैंसल एंड इट इज बी ओमेगा माइनस 2। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 133 आपके नाम। 133 पर मार रहा है, आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। याद रखना, जब तक फ्लूइड के साथ रियल का लफ्ज इस्तेमाल ना हो तो थ्योरी में हर फ्लो आइडियल होता है। समझ आई है? यहां तो स्टेटमेंट में लिखा है आइडियल फ्लो। आइडियल ना भी लिखा होता, यू हैव टू डील देम आइडियली, क्योंकि डिस्कशन में थ्योरी में हम कोई लॉस कंसिडर नहीं करते। तो वी हैव टू डील थ्योरेटिकली ऑल आइडियल फ्लोज, नॉट रियल फ्लो। जब तक ना कहूं कि इन रियल फ्लो, तब तक आप स्टेटमेंट को रियलिटी की तरफ नहीं लेके जा सकते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 133 के पाइप है, हॉरिजॉन्टल है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, यानी कहीं पर एरिया ज्यादा है, कहीं पर एरिया कम हो रहा है एंड सो ऑन। इस आइडियल फ्लो में देखते हैं पूछ क्या रहे हैं। वेरिएबल देन स्पीड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया, तो बिल्कुल हराम है। क्यों? क्योंकि स्पीड का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन है? तो इस आइडियल फ्लो इन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन में अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। तो स्पीड इंक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया गलत है। स्पीड डिक्रीज विद डिक्रीज इन रेडियस, अगेन उससे भी ज्यादा हराम हो गया। समझ आ गई है? रीजन है क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वो तो फिर भी 1 पावर के साथ इनवर्स था, उस पर तो बंदा आंखें बंद भी कर लेता, लेकिन यहाँ तो आर के स्क्वायर के साथ इनवर्स है, यानी अगर आर थोड़ा कम होगा तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा। समझ आ गई है? स्पीड में इंक्रीज होगा और बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इस रिलेशन को वायलेट करना ये संगीन जुर्म है।
तो डियर स्टूडेंट्स, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय एरिया विल रिमेन्स कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपने सीखा है A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू A3V3 एंड सो ऑन। मतलब चाहे 10 बार क्रॉस सेक्शन वेरिएबल बन जाए, 10 बार एरिया चेंज हो जाए, 10 बार उसके साथ स्पीड इस तरह चेंज होगा कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 134। द रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग मास सिस्टम इज, स्प्रिंग मास सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अपने बुक में 3 एग्जांपल्स पढ़े हैं, और एक एग्जांपल का नाम है सिंपल पेंडुलम, दूसरे का नाम है स्प्रिंग मास सिस्टम, और तीसरे का नाम है रेफरेंस सर्कल। याद है, जिसका पहला क्वेश्चन भी आया था। आपको तीनों के रिस्टोरिंग फोर्स का पता होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है वाई कंपोनेंट ऑफ वेट का वाई कंपोनेंट प्ले द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फॉर पेंडुलम। एंड स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए रिस्टोरिंग का काम कौन करता है? टेंशन इन स्प्रिंग, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। एंड रेफरेंस सर्कल में जब बॉडी सर्कल में घूम रही है और प्रोजेक्शन ऑसिलेशन कर रहा है टू एंड फ्रो, तो उस वक्त रिस्टोरिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट? द एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब बताओ क्वेश्चन किस चीज के लिए आया है? क्वेश्चन नंबर 134 के रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टेंशन इन स्प्रिंग, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 135 डियर स्टूडेंट्स, एंड द क्वेश्चन नंबर 135 फरमा रहा है ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऑफ रियल सिंपल पेंडुलम होगा एट व्हाट पोजीशन, विच पोजीशन टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज मैक्सिमम। तो आई थिंक आप समझदार हो, समझने वाले हो, और आप ऑलरेडी समझ सकते हो कि टेंशन कहाँ ज्यादा होना चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, टेंशन करता क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है, आपको एक क्वेश्चन क्लियर है, टेंशन क्या करता है? शाबाश, वेरी गुड। वेट को नहीं, ये हर डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करता है। रस्सी में जो टेंशन है, ये बॉडी पर लगने वाले डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करता है। अब अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन भी ज्यादा होगा, और अगर डाउनवर्ड फोर्स कम होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन भी। तो अब देखिए जनाब, अगर ऑसिलेटर यानी पेंडुलम एक्सट्रीम पर आ जाए तो स्टूडेंट्स इसका वेट इंक्लाइंड सा बन जाता है, और इसका एक कंपोनेंट W x बनता है और एक कंपोनेंट W। तो देखो यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा एट द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी गौर से देखे प्लीज, ये टेंशन इस पर, क्या ये बॉडी ऊपर जाती है? यस या नो? नो। क्या ये बॉडी W x की बात मानकर नीचे जाती है? तो इस बॉडी का इधर ना जाना और इसका इधर ना आना मीन के इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है? तो बैलेंस मीन के यहाँ टेंशन वजन के सिर्फ x कंपोनेंट के बराबर है, क्योंकि y कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए टेंशन को जरूरत, क्योंकि y कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली बन रहा है, समझ आ गई है, टुवर्ड्स मीन बन रहा है, और यही y कंपोनेंट जो टुवर्ड्स मीन बन रहा है, ये पेंडुलम के लिए क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। देखो इत्तेफाक से यहाँ जिक्र भी हुआ। अब आते हैं मीन पर। जब ऑसिलेटर मीन पर आता है तो इसका पूरा वेट नीचे हो जाता है, तो इसका पूरा वेट इसको इधर नीचे ले जाना चाहता है। क्या ये नीचे जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन किस तरफ है? तो बॉडी का ना ऊपर जाना ना नीचे आना मीन के यहाँ टेंशन ने कंप्लीट वेट को बैलेंस कर दिया है। तो फैसला आप खुद करो, यहाँ वेट का एक कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है और यहाँ टोटल वेट बैलेंस कर रहा है। तो टोटल वेट को बैलेंस करने के लिए टेंशन ज्यादा होगा या एक कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए? समझ आ गई है? तो एक्सट्रीम पर टेंशन क्या होगा? मिनिमम होगा, और मीन पर टेंशन क्या होगा? शाबाशी। तो आपने सीख लिया जो मैंने बोल दिया। और मैंने क्या बोला 135 में कि टेंशन इन सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा कहां पर? मीन पर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? शाबाशी, ऑप्शन बी ठीक है। 136 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फरमा रहे हैं कि पेंडुलम का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम होता है -ω² x, जानते हो ना?
बट फॉर पेंडुलम यहाँ ही कहीं पर मैंने अभी प्रूफ भी किया, फॉर पेंडुलम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल, जानते हो ना, जी बाय एल इंटू एक्स। अब एल ऊपर जाएगा तो माइनस तो डायरेक्शन के अपोजिट होने के लिए है, जी अपनी जगह एल माइनस वन विद एक्स, तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही ठीक होगा, और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए मौजूद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। 137 फरमाता है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज टी, ए स्प्रिंग इज हाफ, देन द टाइम पीरियड बिकम, तो आप स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड ये होता है, क्या मैंने ठीक लिखा है? बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक नहीं लिखा, गलत लिखा है, ठीक लिखा है। 2 पाई इज इक्वल टू एम ओवर के अंडर रूट। अब जो चेंज हुआ वो अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। जो चेंज हुआ वो क्या है? क्या मास चेंज हुआ? रहने दो, इग्नोर करो। क्या 2 पाई चेंज हुआ? स्किप इट, लीव इट। क्या चेंज हुआ? कैसे? क्योंकि स्प्रिंग दो टुकड़े हो गया, और मैंने कहा जितने टुकड़े उतना स्प्रिंग, तो जब ये स्प्रिंग दो टुकड़े हुआ तो ये के से क्या बन जाएगा? और इस ये 2 डिनोमिनेटर में है या नॉमिनेटर में है? तो जब राइट साइड पे ये डिनोमिनेटर में है तो लेफ्ट साइड पर भी ये डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन राइट साइड पे इसके ऊपर क्या है? तो लेफ्ट साइड में भी इसके ऊपर क्या होगा? इट मीन द टाइम पीरियड विल बिकम t डिवाइड बाय अंडर रूट 2। What is the correct option? शाबाशी, t divided by under root 2, and hence the correct option is option D, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 फॉर यू। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 5 सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द मास व्हेन डिस्प्लेसमेंट थ्रू 50 सेंटीमीटर इज, आपने सॉल्व किया है? आप में से बहुत से लोगों ने सॉल्व किया होगा। अच्छा, स्प्रिंग मास सिस्टम का एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यूनिट सारे एंगुलर के गिवन है। तो यहाँ तो आप में से तीन कैटेगरीज के स्टूडेंट बन गए। एक वो जिनको ये आता ही नहीं था, बस अल्लाह का नाम लेकर ऊपर देखकर एक सर्कल किया, ये फिर भी अच्छे हैं। लेकिन एक वो है जिनको सोल्यूशन आता है और उन्होंने इस ट्रेड पे फॉलो किया होगा 138 कि सर एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और उसने फिर माइनस ओमेगा को 2 पाई बाई टी से रिप्लेस किया होगा स्क्वायर, फिर डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर से मीटर में बदला होगा, और फिर अच्छा खासा आंसर निकाला होगा, फिर जाके नॉन सर्कल किया होगा। और एक वो होंगे जो कोरन देखकर 1 सेकेंड में कहेंगे कि स्प्रिंग मास सिस्टम में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, और यूनिट सारे एंगुलर एक्सेलरेशन के हैं, तो बिना सोल्यूशन के वो कौन से ऑप्शन पे टूट पड़ेंगे? नॉन। वो 3 सेकेंड में आगे बढ़ जाएंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी है जनाब। तो अच्छा है, आप सोल्यूशन के फार्मूले जहन में रखो, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक नजर ऑप्शन को दिया करो, समझ आ गई है? सोल्यूशन से पहले ऑप्शन पे एक नजर डाल लिया करो रे स्टूडेंट्स। अच्छा जनाब, आपके लिए 139 प्लीज। 139 फरमाएगा, क्या फरमाएगा देखते हैं। डायमेंशन ऑफ AV where A and V are area and cross section of pipe and velocity v respectively, बताएं शाबाशे। तो AV का डायमेंशन क्या होगा? आई थिंक आप कर सकते हो। A का यूनिट मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट मीटर पर, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड इट इज इक्वल टू L क्यूब T माइनस 1। तो M क्या इसमें M है? तो M0 L3 T माइनस 1, M0 L3 T minus 1, and the correct option is option A। 139 आपके लिए सॉल्व। नाउ लेट मी एक्सप्लोर क्वेश्चन नंबर 140। क्या कहता है? 140 फरमा रहा है कि मास अटैच्ड टू स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग SHM 50 वाइब्रेशन इन 25 सेकेंड। आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम, जानते हो ना? तो 50 वाइब्रेशन बाय 2 एंड द आंसर इज 2 हर्ट्ज। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ए। 141 डियर स्टूडेंट्स, फरमाया जा रहा है एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज K। The kinetic energy of a mass is twice displacement from the mean position। शाबाश, इसमें वैल्यू है ही नहीं।
अच्छा ये कौन सा है? 142 है, 141 है जनाब। आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें टेक्निकल फैक्ट्स भी हैं, सोल्यूशन भी है। शाबाश। अच्छा मैं समझा रहा हूं, लेकिन अब आपने बोलना नहीं, फोकस करना है। आपको मीन लोकेशन पर क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके बराबर है? के बराबर है। कहा है ना के बराबर है। लेकिन आप जानते हो कि मीन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस एनर्जी के बराबर है? तो पहला इंफॉर्मेशन तो इनडायरेक्ट ये चुप गया कि मीन पर जो काइनेटिक है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम किसके बराबर है? तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स कि टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है? टोटल एनर्जी की वैल्यू के है। अब गौर से देखें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? बोले शाबाश। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? डबल, ट्वाइस का है ना। और जब डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? शाबाश, कितने टाइम बढ़ जाएगी? तो हम सॉल्व करेंगे प्लीज। बताओ, डिस्प्लेसमेंट डबल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, जानते हो ना। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ आ गई है? अच्छा, जितने टाइम पोटेंशियल इंक्रीज होगी उतने टाइम काइनेटिक, ऐसा होगा या नहीं होगा? रीजन क्या है? शाबाश। रीजन ये है क्योंकि द लॉस ऑफ काइनेटिक विल बी द गेन ऑफ। कुछ समझ आ गई है? तो अब बताओ, अगर ये 4 टाइम ज्यादा हो गई, यदि समझ आ गई है, तो वो 4 टाइम कम हो गई होगी। समझ आ गई है? तो द पॉसिबल आंसर, द मोस्ट सुटेबल आंसर इज K/4। समझ आ गई है? अगर पोटेंशियल डबल डिस्प्लेसमेंट पे 4 टाइम बढ़ रही है तो काइनेटिक 4 टाइम क्या होना चाहिए? कम, बिकॉज द लॉस ऑफ काइनेटिक विल बी द गेन ऑफ पोटेंशियल। समझ आ गई है? इसमें अ लिटिल बिट लेक ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें मामूली लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम परफेक्ट वैल्यूज मालूम नहीं कर पा रहे हैं, बट वी ऑलवेज हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। वी ऑलवेज हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। So according to the logic, the best option is K/4। K/4 से ज्यादा बेहतर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। समझ आ गई है? तो मैंने नहीं कहा कि इट इज द एग्जैक्ट आंसर, फिर कह रहा हूं इट इज द बेस्ट आंसर इन द अवेलेबल आंसर। द बेस्ट आंसर इन अवेलेबल आंसर। आप समझ गए हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। 142 क्या फरमाता है? 142 फरमा रहा है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। आपसे कह रहे हैं कि एक एसएचएम है, उसका फार्मूला है 2 cos ऑफ 100/60। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला गिवन है आपको। आपसे फरमा रहे हैं कि हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो। तो कितना आसान है, गौर से देखें। आप कहें सर मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा, बस ओमेगा ढूंढ लो और एक्स नॉट ढूंढ लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ढूंढने के लिए इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ, और आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos ओमेगा और t। अब कंपैरिजन कहता है कि x के लिए इक्वल के लिए, cos के लिए और t के लिए। तो बताओ ओमेगा के लिए क्या है और एक्स नॉट के लिए क्या है? बस मल्टीप्लाई करो दोनों को। समझ आ गई है? लिहाजा ओमेगा के लिए 100 और एक्स नॉट के लिए 2। द आंसर इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया। एंड 142 में करेक्ट ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 143। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द नॉन जीरो क्वांटिटी एट मीन पोजीशन। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जीरो नहीं होती? जीरो हो जाती है। मीन पर पोटेंशियल मिनिमम है और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। कैसे? चलो मैं लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है और मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पोटेंशियल भी। तो ये तो कह रहे हैं वो बता दो जो नॉन जीरो हो, तो ए गलत। रिस्टोरिंग फोर्स, तो आप जानते हो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला जानते हो? -m ओमेगा स्क्वायर एक्स। इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और देखो मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी। तो ये साबित हुआ ये तो जीरो है। एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, बिकॉज ए इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स। मीन पर एक्स जीरो, तो एक्सेलरेशन भी।
तो ये पहले तीनों मीन पर जीरो है, प्रूव भी कर दिया, लेकिन काइनेटिक मीन पर जीरो, मीन पर काइनेटिक मैक्सिमम होती है। और यही वजह है, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने यही आइडिया अप्रोक्सीमेटली अप्लाई किया, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है उसमें यही बेस्ट अप्रोच बन सकता है। आपने देखा कि पोटेंशियल जीरो है जहां, वहां काइनेटिक कितनी है, मैक्सिमम है। समझ आई है? यानी वो 100% कम हो गई तो ये 100% ज्यादा हो गई। मेरी बात समझ गए हो ना? तो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी काइनेटिक एनर्जी इज नॉन जीरो एट मीन पोजीशन। 144 पर माता है दो स्प्रिंग्स है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और एक का K2। वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन। टू टेल द ट्रूथ, मुझे ये ज्यादा अच्छा है, इसमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, K1 इज इक्वल टू K एंड K2 इज इक्वल टू 2K आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल बी। किसका आंसर क्या आया है? 2:1। वेरी गुड। ओके, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, सही है। आपने काइंडली फोकस करना है, समझना है इसको। माय डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू KX, जानते हो, मानते हो, अप्लाई कर सकता हूं? हाँ, कर रहा हूं। अच्छा, फोर्स सेम है डियर स्टूडेंट, फोर्स दोनों, दो स्प्रिंग है लेकिन फोर्स सेम लगा है, तो F ही लिख रहा हूं, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो K1 है और ये इट इज फॉर स्प्रिंग 1 एंड इट इज फॉर स्प्रिंग 2। यहां पर डिस्प्लेसमेंट या एलोंगेशन x1, यहां पर x2। अब डिवाइडिंग 1 on 2, सिर्फ x1 और x2 का रिलेशन मालूम करूंगा तो आगे पोटेंशियल में पुट करूंगा। जिसका आंसर 1:2 है, उन्होंने गलती ये की है कि उन्होंने एलोंगेशन सेम लिए हैं। और एलोंगेशन सेम कैसे हो सकते हैं जब एक स्प्रिंग स्ट्रॉन्ग है? 2K का मतलब है कि उसमें पोजीशन लाना मुश्किल है, और K का मतलब है कि उसमें पोजीशन लाना आसान है। तो लूज स्प्रिंग में फोर्स लगाने से ज्यादा एलोंगेशन आता है, और स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग में वही फोर्स लगाने से एलोंगेशन। तो जिसका आंसर 1/2 आया है, उसने दो का ये कहा है कि दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट लिए हैं। हालांकि डिस्प्लेसमेंट सेम, जब फोर्स सेम हो तो अलग अलग स्प्रिंग में अलग अलग एलोंगेशन पैदा होते हैं। समझ आ गई है? इस तथ्य के साथ एक लूज स्प्रिंग लगा रहा हूं K का, और इसके साथ एक टाइट स्प्रिंग लगा रहा हूं 2K का। दोनों के साथ सेम बॉडी लगा दो, ये सेम फोर्स है, लेकिन वही बॉडी लूज स्प्रिंग को ज्यादा खींचेगी और सख्त स्प्रिंग को कम। तो जिसने x1 और x2 को इक्वल लेके कैंसिल किया, उसका आंसर 1:2 इंशाल्लाह गलत होगा। समझ आ गई है? और जिसने गलती से x1 x2 को डिफरेंट लिया, उसका आंसर ना चाहते हुए भी ठीक होगा। लेकिन f और f क्या होंगे शाबाश? 1। अच्छा बताओ शाबाश, K1 x1, K1 की जगह K लिख सकता हूं? कहाँ है कि K है, और K2 की जगह 2K और ये x2। इसको इस तरफ ले आइएगा, K और K कैंसिल, तो x1 इज डबल ऑफ x2। ये रियलिटी है जनाब। अब जिसने x1 और x2 को सेम लिया, उसका आंसर गलत, क्योंकि x1 x2 सेम नहीं है। अब मैं पोटेंशियल का रेशियो ले रहा हूं, और द रेशियो ऑफ पोटेंशियल फॉर यू पीपल इज, मैं कहूंगा पोटेंशियल इन 1 पोटेंशियल इन 2। आप जानते हो हाफ के x1 स्क्वायर और K1, और हाफ के 2x2 स्क्वायर, तो 1/2 कैंसल। K1 की जगह बोलो K, और x1 कितने x2 के बराबर है, तो x1 की जगह 2x2 लेकिन ऊपर स्क्वायर, नीचे K2 की जगह 2K और x2 की जगह x2। अब समझ आ गई है? K और K कैंसल, तो 4x2 स्क्वायर और 2x2 स्क्वायर, ये और ये कैंसल, और 4/2 इज 2:। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है जनाब, आप इस क्वेश्चन में धोखा नहीं खाओगे इंशाल्लाह इसके बाद। कैन आई रिमूव दिस? बी क्विक, शाबाश, बी क्विक। नहीं कर रहा हूं, अब ये क्वेश्चन अभी सॉल्व ही किया है, ये अपलोड भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, टेंशन ना, जल्दी करें, शाबाश। ये अपलोड हो रहा है, वैसे भी आपको टेंशन क्यों हो रही, और आप सॉल्व भी कर सकते हो जनाब। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज
और क्वेश्चन नंबर जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। 145। अच्छा बस स्पीड टेस्ट करते हैं। 145 प्लीज। 145 है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है एक्स नॉट एम्पलीट्यूड के साथ। इफ द एम्पलीट्यूड इज मेड डबल, तो एम्पलीट्यूड के डबल होने से आप जानते हो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो जब ये डबल हो जाए ये क्या हो जाएगा, बाकी एम्पलीट्यूड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती और पोटेंशियल एनर्जी भी डबल नहीं होती। समझ आ गई है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक की सिंगल वैल्यू नहीं होती। वो अगर मीन पर ले लो तो जीरो पहले भी होगी पोटेंशियल और जीरो एम्पलीट्यूड के डबल होने के बाद भी होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो उसके भी बेशुमार वैल्यूज हैं, उसका एम्पलीट्यूड से नहीं डिस्प्लेसमेंट से ताल्लुक होता है, एम्पलीट्यूड से नहीं डिस्प्लेसमेंट से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश, सी है। 146 फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। 146 फरमा रहा है बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जानते हो ना, एनर्जी है जनाब। 147, शुक्र है गलती के लिए तो जाग जाते हो। 147 और ये है जनाब आला ऑप्शन ए। 147 में है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस वन। द पार्टिकल ऑसिलेट्स विद द टाइम पीरियड ऑफ। तो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मैं डिस्प्लेसमेंट तो लिखूं और वो क्या है जनाब, इट इज 10 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 4t। आपसे कह रहे हैं कि मुझे ऑसिलेटर का टाइम पीरियड चाहिए, अभी मालूम करके देते हैं। तो x को कंपेयर करो x नॉट साइन ओमेगा t से, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो गिवन को स्टैंडर्ड से। x के लिए x, इक्वल के लिए इक्वल, 10 के लिए x नॉट, साइन के लिए साइन, t के लिए t। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया? इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन में ये छुपा है कि ओमेगा को 4 ले लो, बट ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4, इट मीन पाई बाय 2 सेकेंड। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज डी। सही देखा ना, ऑप्शन डी ठीक है। लेट मी सॉल्व 148 डियर स्टूडेंट। 148 क्या कह रहा है, इन SHM द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड। अच्छा, द फ्रैक्शन मीन रेशो, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और 148 है फ्रैक्शन यानी रेशो किस चीज का, टोटल एनर्जी का, किसके साथ, काइनेटिक के साथ। लेकिन टोटल है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जानते हो ना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। द टोटल एनर्जी भी स्प्रिंग मास ले लेता हूं, आसान हो जाएगा, डिवाइड बाय काइनेटिक क्या होती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्स नॉट बाय 4 दिया है या 2 दिया है, या उधर यार इसको गलत न समझो। 148 हाफ है हाफ, तो इसको एक्स नॉट बाय 2 पुट करो, तो ये देखो हाफ और के कैंसल, ऊपर सिर्फ एक्स नॉट स्क्वायर, नीचे एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट बाय 2 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 4 आएगा। तो ऊपर 4 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, तो कितने एक्स नॉट स्क्वायर, ये 4 ऊपर जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो द आंसर इज 4/3। 3/4 या 4/3? योमेंट था, योमेंट करो, योजले भी आगो रमा, सबर करो। मुझे एक बात बताओ, योमेंट 3/4 राजी, अगर ये टोटल बाय काइनेटिक है तो 4/3, और अगर काइनेटिक बाय टोटल है तो फिर 3/4। योमेंट मखा पकेगी सीधे टिक्कोम का ना, ये क्या है, टोटल ऊपर है, मुझे बताओ टोटल ज्यादा होती है या काइनेटिक ज्यादा होती है? टोटल ज्यादा होती है, तो ज्यादा आंसर ऊपर और कम आंसर नीचे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले काइनेटिक पूछा है फिर टोटल, तो इसको उल्टा कर लो, काइनेटिक बाय टोटल बन जाएगा, आंसर भी उल्टा कर लो, 3/4 बन जाएगा। समझ आ गई है? आपका आंसर 3/4 है, अब समझ गए हो, करेक्ट आंसर 3/4 है। एंड द ऑप्शन इज 148, 3/4, ऑप्शन बी सही देखा ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, आंसर पे फोकस है आपका बस। चाहे रीजन सारे तुम लोगों के गलत हो, आपके सारे आंसर ठीक हो, आप पे ईद होती है, और अगर आपके मेजॉरिटी रीजन ठीक हो और आपके बदकिस्मती से आंसर गलत हो, तो ये जो खुशी की बात है ये आपके लिए खफगी की बात होती है। इतना अच्छा बुरा नहीं समझते हो,
रीजंस आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन आंसर। याद रखना, बस आंसर पे फोकस करते रहो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज। तो जन आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक, तो ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के खत्म, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 टेकिंग रूट, तो इट इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2, एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 150 फॉर यू। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सा जुमला ठीक है? वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम, तो का है फरेब है, समझ आ गई है। एक्सट्रीम पर ऑसिलेटर रुक जाता है तो वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम नहीं है। पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट मीन, उससे भी बड़ा धोखा है। मीन तक आते हुए ऑसिलेटर बेचारे के साथ जो कुछ भी होता है वो मोशन में कन्वर्ट हो चुका होता है। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, यही करा सच है, क्योंकि ऑसिलेटर जब दूर जाता है ज्यादा एक्सेलरेट होता है, मतलब चेंज उसमें ज्यादा आता है, जितना मीन के करीब आता है एक्सेलरेशन कम होता है। तो एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इसके सिवा बाकी सब झूठ है। 151 बर्नौलीज इक्वेशन कैन नॉट बी एप्लीकेबल, आप जानते हो टर्बुलेंट फ्लो पर अप्लाई नहीं होता, कैन ओनली बी एप्लीकेबल ऑन स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर टर्बुलेंट फ्लो है, इस पे अप्लाई नहीं होगा। ओपन एरियाज में फ्लो टर्बुलेंट कंसिडर होते हैं, तो ऑप्शन ए पे अप्लाई नहीं होता। ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, वेन और आर्टरीज में फर्क जानते हो ना, एक में कंटिन्यूस पल्सेशन होती है, एक में नहीं होती। व्हेन यू आर डिस्टर्बिंग द फ्लो बाय एनी मींस एक्सटर्नली, बाहर से किसी भी जरिए से उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, द फ्लो इज नॉट टर्बुलेंट। तो आर्टरीज में भी फ्लो टर्बुलेंट कंसिडर होता है। आइडियल फ्लो इन पाइप, ये तो अच्छा खूबसूरत एग्जांपल ऑफ स्ट्रीमलाइन है, तो इट मीन ए और बी दोनों टर्बुलेंट है, दोनों पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 151 में डी आता है। 152 आपके नाम, वाटर फ्लोज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप टू 8 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। अगर 6 सेंटीमीटर में स्पीड पाइप है तो 8 में स्पीड क्या होगा? कर सकते हो आप, कहें सर V2 by V1 is D1 square divided by, ये फार्मूला जानते हो, बिकॉज द स्पीड ऑफ फ्लो इज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो 2 के आगे 1 लिखा और 1 के आगे 2 बिकॉज दे आर इनवर्सली, लेकिन स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। अब वैल्यू आप पुट करें, मैं सिर्फ बोल देता हूं। V2 हमने मालूम करना है, V1 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, D1 की वैल्यू है सॉरी ये 5 है और ये है 6 और ये है 8, तो बस ये वैल्यू पुट करो, ये 5 उस तरफ जाएगा, तो 6 स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 64, और जहां तक मुझे याद पड़ता है द आंसर इज राउंड अबाउट 2.8। क्या है आंसर? 2.8। अगले आंसर 2.8, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हमारे पास 152 में आंसर क्या है शाबाश? ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन बोल रहा है? जी जी, जरूरी नहीं है, क्योंकि रेशियोज है वो कैंसिल होते हैं, डजंट मैटर। अगर आंसर सेंटीमीटर, पहली वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, समझ आई है? अगर गिवन वैल्यू सेंटीमीटर में है और ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? तब कन्वर्ट करता जब गिवन आंसर, गिवन डेटा सेंटीमीटर में होता और आंसर मीटर में होता। मैं चेक कर लूं, एक मिनट में मैं चेक करने वाला हूं। तो कौन सा क्वेश्चन है प्लीज? 150 गोर में खा मीटर ही व्यापक गलती। 152 ऑप्शन थे 2.8 मीटर पर सेकेंड, ये सारे मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायमीटर किस चीज में है? सेंटीमीटर में, तो उसके सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसल, लेकिन V1 की वैल्यू सेंटीमीटर में है या मीटर में है? मीटर में है ना, तो बस ठीक है ना, फिर क्या कहना। अगर V1 सेंटीमीटर में होता फिर लांजा होता, लेकिन अगर V1 मीटर में है तो टेंशन की बात ही नहीं है।
अच्छा जनाब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 153. वी आर गोइंग टू डील क्वेश्चन नंबर 153. 64 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच रेडियस 2 सेंटीमीटर. आई थिंक ये आप समझते हो. कहते हैं कि एक ड्रॉप है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 ही है ना? ओके. इसी तरह के ड्रॉप आप इसमें कंबाइन हो गए. और कितने ड्रॉप कंबाइन हो गए? एक बड़ा ड्रॉप बना गए. 1 2 3. आखिरी ड्रॉप कौन सा है? 64. तो इनसे जो बड़ा ड्रॉप बनेगा इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? इसके लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा फार्मूला है, और वो क्या है? वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स का पावर 2/3 into velocity of single drop. Velocity of single drop. Velocity of combination is equal to the drop तादाद 2 का पावर 3, 2/3 and single velocity. Velocity of combination drop कितने हैं? 64 और 2/3, और single velocity single drop 2. आप 64 को 4 क्यूब लिख सकते हो, because 4 4s are 16, 16 4s are 64. तो ये 3/2 सॉरी 2/3, 3 और 3 कैंसल, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है? एंड द आंसर इज 32. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ठीक है. लेट मी सॉल्व दिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 154. और 154 जो है, अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मेक्स अ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एन मेक्स एन कंप्लीट ऑसिलेशन. तो पहले आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम कर रहे हो. आप जानते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf, जानते हो ना? मजीद ये जानते हो कि सर 2π, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम. तो अब वैल्यू पुट करो तो ओमेगा बन जाएगा 2π की जगह 2π. कितने वाइब्रेशन दिए हैं? n. और टाइम कितना दिया है? 1. So the answer is 2πn रेडियन पर सेकेंड. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है. करेक्ट सी है. 155 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बॉडी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये तो हो गया. 155 पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन नॉट बी एट अ टाइम. दोनों मैक्सिमम हो सकते हैं, हरगिज नहीं, क्योंकि एक का जवाल दूसरे का उरूज है. और मिनिमम हो सकते हैं, हरगिज नहीं. तो मैक्सिमम मिनिमम यस, ऐसा हो सकता है कि एक मैक्सिमम हो और दूसरा मिनिमम हो. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल है. एक मिनट. अच्छा जनाब, ये फरमा रहे हैं कि कौन सा पॉसिबल नहीं है. तो ए भी पॉसिबल नहीं है, और द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी. अच्छा 156 का कहता है स्काई ड्राइवर जंप. इसमें मिस्टेक है जनाब, और मिस्टेक ये है कि ये हायर नहीं है, लेस है. स्टेटमेंट ठीक करो, शाबाश. 2 क्वेश्चन में मिस्टेक आया है स्टेटमेंट में. ये हायर नहीं लेस है, लेस. समझ आ रही है? जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में माता से और इशारा क्वेश्चन वाला ठीक गई. अगर इधर हायर हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है. A sky diver jumps from a plane and initially accelerates downward. The speed of her is higher than terminal speed. गलत है. जब भी कोई गाड़ी ऊपर से नीचे जंप लगाए तो जब वो टर्मिनल स्पीड पे पहुंचता है वो उसकी स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू होती है. उससे पहले वेलोसिटी टर्मिनल से कम हो सकती है, लेकिन टर्मिनल से ज्यादा, क्योंकि जब कोई गाड़ी 0 से स्टार्ट लेती है तो वेलोसिटी कम है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है. एक मुकाम पर वो वेलोसिटी टर्मिनल तक पहुंचती है. तो इससे पहले वो टर्मिनल से कम होती है, टर्मिनल से ज्यादा नहीं होती. तो इस ग्रेटर या हाइयर को लेस कर दो. इसी तरह एक रेसिप्रोकल वर्ड आगे स्टेटमेंट में भी है. तो डियर स्टूडेंट, पहले आपने इसको लेस कर दिया. अगर ये लेस हो गया तो 2 लम्हात होते हैं. गिरने वाले के जिंदगी खत्म होने से पहले उन पर 2 हालतें गुजरती है. और वो हालतें क्या है? वो हालतें ये है कि जब ये गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है जमीन की तरफ, तो जब ये ऐसे मुकाम पे हो कि इस बेचारे का ड्रैग फोर्स अभी कम हो और इसका वेट ज्यादा हो,
तो ये तब होगा कि अभी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी तक नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची का मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज लेस देन टर्मिनल। इसलिए कह रहा हूं कि स्टेटमेंट में हायर नहीं क्या कर दो, लेस कर दो। अच्छा, इसको लेस कर दो स्टूडेंट। लेकिन जब ये नीचे आ रही है तो ड्रैग फोर्स बढ़ता है ना, और एक खास मुकाम ऐसे आ जाता है कि वेट और ड्रैग फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, और इसी वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो जाती है और कांस्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो, तो जो वेलोसिटी है वो इसके बाद ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज। तो याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी से पहले वेलोसिटी टर्मिनल से ज्यादा नहीं बल्कि कम होती है। तो अगर एक बार ये क्वेश्चन ऐसे था कि स्काई ड्राइवर जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन, जब उसकी वेलोसिटी अभी टर्मिनल तक नहीं पहुंची, टर्मिनल से कम है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है कि ड्रैग फोर्स वेट से कम है या वेट ड्रैग से ज्यादा। और अगर मैं कहूं वेलोसिटी टर्मिनल तक पहुंच गई तो ड्रैग और वेट क्या हो जाएंगे, बराबर। फिलहाल करेक्ट आंसर क्या होगा कि वेट इज ग्रेटर देन ड्रैग। लेकिन काइंडली स्टेटमेंट में हायर की जगह लेस लिख देना, वरना क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों, आपने क्या किया इसको? मैं कह दूंगा आपको ग्रेस नंबर दे देंगे, मैं कह दूंगा जनाब 2 नंबर दे देंगे आपको, ग्रेस मार्क दे देंगे। लेकिन आई डोंट नो ये हायर कैसे हुआ, लेकिन आई नाउ ये स्मॉलर था। अभी बता रहा हूँ तो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्मॉलर था। आगे बढ़ते हैं प्लीज। सॉरी स्टूडेंट्स, आगे बढ़े प्लीज। द स्टेटमेंट मुजाले ठीक को क्वेश्चन क्वेश्चन सरसोचे द बॉडी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी न कमवी जो ड्रैग फोर्स पर वेट न कमी, और वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी तो वरसी नो ड्रैग और वेट बराबर जी। आगे बढ़े प्लीज। 157 a fluid flow through a narrowing pipe, which of the following quantities remains constant। जब फ्लूइड नैरो पाइप से गुजर रहा है, यानी डायमीटर कम से कम होता जा रहा है, तो डायमीटर कम तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ एरिया और टाइम क्या होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ एरिया और टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन आपने सुना प्रेशर कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, लेकिन वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी है, और प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक कांस्टेंट होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 156 में करेक्ट ऑप्शन बी था, और 157 में करेक्ट ऑप्शन आपके लिए सी होगा। A simple pendulum of time period 2 seconds होगा is taken to a planet where gravity is 4 times। टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, तो 158 को देखे प्लीज, डोंट टॉक। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। जी 156 में ए है जनाब, ए है। इसी तरह ये स्मॉल हायर बन चुका है, समझ आई है, ये ए है जनाब, ये ए है प्लीज। अच्छा 158 प्लीज। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड 2 सेकेंड इज टेकन टू अ प्लैनेट जहां ग्रेविटी 4 टाइम्स ज्यादा हो गई। 56 में ए कर दो जनाब। 158 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अगर आप इसको ऐसी धरती पे ले गए जहां जी 4 टाइम्स ज्यादा हुआ, तो नीचे 4 लगेगा तो इधर नीचे कुछ लगेगा, लेकिन 4 का रूट क्या है 2, तो इधर नीचे क्या आएगा 2। इट मीन द टाइम पीरियड विल बिकम t/2। टाइम पीरियड विल बिकम हाफ। अब पहला टाइम पीरियड कितना था 2 सेकेंड, तो हाफ होकर कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर है ए। वन 159 स्टूडेंट, और 159 क्या है 125 ड्रॉप। रेन ड्रॉप, एक ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो, सॉरी टर्मिनल मोमेंटम, आप सुन रहे हो, एक ड्रॉप का टर्मिनल मोमेंटम 10 है। तो बताओ अगर 125 ड्रॉप कंबाइन हो जाए तो टर्मिनल मोमेंटम क्या होगा। बहुत आसान सी बात है कि एक ड्रॉप है और उसका टर्मिनल वेलोसिटी नहीं, टर्मिनल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड है। अगर इस तरह के 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, सिर्फ मैं ही गिन रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, गिनते जाओ ना। तो ये है जनाब सारे ड्रॉप्स कंबाइन, लेकिन कितने, 1 2 3, द लास्ट वन इज 120, 125 ड्रॉप्स के कॉम्बिनेशन से जो बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो इस बड़े ड्रॉप की टर्मिनल मोमेंटम, इसका टर्मिनल मोमेंटम क्या होगा। तो आपने एक खूबसूरत वजीफा सुना होगा, बेहतरीन सुना है या नहीं, जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम, जैसी वेलोसिटी, वेरी गुड, सुना है ना। द लास्ट वन इन द कॉर्नर, सुना है ना, जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम, ये लफ्ज सुने हैं ना, आपने सुने हैं, चलो ठीक है, उनसे कंफर्म कर रहा था इससे। एनी हाउ डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी पे जो गुजरेगी मोमेंटम पे जरूर गुजरेगी, तो जो फार्मूले टर्मिनल वेलोसिटी के वही फार्मूले टर्मिनल मोमेंटम के, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। अच्छा जनाब, अगर टर्मिनल वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन का फार्मूला है वीसी, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, और ड्रॉप की तादाद का पावर 2/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप, अगर वेलोसिटी इस इक्वेशन से ओबे हो रही है या वेलोसिटी इस इक्वेशन के तहत डिसाइड हो रही है, तो जैसी वेलोसिटी वैसा मोमेंटम मीन के टर्मिनल मोमेंटम की भी यही कहानी होगी। द मोमेंटम, द टर्मिनल मोमेंटम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स will be equal to the drops 2 का पावर 3 and momentum of single drop। समझ आ गई है। A simple logic is this, T is equal to mv, समझ आ रही है ना। तो टर्मिनल मोमेंटम और टर्मिनल वेलोसिटी आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, और अगर डायरेक्टली रिलेटेड होंगे तो हम वही बात करेंगे। मेरी बात समझ गए हो ना। तो जनाब हम आगे बढ़ते हैं, और टर्मिनल मोमेंटम ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू ड्रॉप क्या होंगे, 125 का पावर 2/3, और सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल मोमेंटम क्या है, 10 है, लेकिन 125 को आप 5 क्यूब लिख सकते हो, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 और 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 250। इसमें नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी होगा। स्टूडेंट समझ आ गई है। ये मुश्किल नहीं है जनाब, सिर्फ वेलोसिटी से मोमेंटम में चेंज हुए, लेकिन आप मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन जानते हो। आगे बढ़ते हैं प्लीज। 159 हो गया। 160, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 160, हम 160 डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हो कि ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर, तो आप ईटा को अकेला छोड़ दें तो इट विल बी ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय 6 पाई आर वी। ये जिस फार्मूले में है वो करेक्ट यूनिट आपको देगा। 6 पाई आर वी मीन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी होगा। 161 भाई मैं जे ब्याओ को रमा 6 पाई आर वी 6 पाई आर वी एफ डी ना ना ये मैं कैसे सुनूंगा जनाब जब आप ये शोर कर रहे हो। मुझे बोलने दो, मैं एक एक ऑप्शन में देखूं कि कोई अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर कर दूंगा। पहला 6 पाई आर वी गलत है या नहीं, साइड पे करो। 6 पाई आर वी बाई एफ मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है या गलत है, गलत है। आपने सी क्यों लिया है जबकि एफ और डी एब्रीविएशन में नहीं आए, फोर्स के साथ डी मल्टीप्लाई में है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो जाए तो यूनिट बदल जाता है। आप ऑप्शन डी और सी को खुद कंपेयर करें तो क्या ऑप्शन डी में एफ ड्रैग नहीं लग रहा, क्या ऑप्शन सी में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं लग रहा, क्या आपको ये दोनों सेम नजर आते हुए, क्या ये और ये आपको सेम मिलते हैं, आप कैसे ऑप्शन सी को चूज कर सकते हो। समझ आ गई है। जी जी, किधर है वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम का कोई पर्टिकुलर सैंपल तो नहीं होता। आई हैव टू डील द स्पीड। अगर मैं इसको वॉल्यूम लूंगा, एक मिनट, किस में वॉल्यूम ले लूं, सैंपल से तो वॉल्यूम और स्पीड का पता नहीं चलता। हाँ, जो स्मॉल हो वो भी होता है और जो कैपिटल हो वॉल्यूम होता है। अच्छा ठीक है, एक मिनट चुप करें। ए बी, एक मिनट, ये भी है और ये भी है, मुझे जवाब दो प्लीज। इनमें स्पीड कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है? ये वॉल्यूम है ना और ये स्पीड है ना, समझ गए हो ना, आप समझ गए हो, बहुत अच्छा, शाबाश। अब देखो ए बी सी डी
इस तरह लिखूं, इसी साइज का आ जाएगा। तो फिर ये साइज कहाँ पैमाना रूलर आपने रखा है कि ये स्मॉल हो गया, ये बड़ा हो गया? किधर रखा? आप इसको बड़ा देख रहे हो, तो इसको बड़ा ये है ए बी और सी। अब मैं सबको कम कर दूं तो ये कैपिटल और स्मॉल मीन आप फर्क कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। अलग अलग ऑप्शन में अगर एक फार्मूले में हो, मैं कहूँ एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय कैपिटल वी, तो फिर फर्क पड़ सकता है। जब एक ऑप्शन इधर है और एक ऑप्शन उधर है, तो हर ऑप्शन के अल्फाबेट का मैं जितना साइज चाहूं ले लूं। नहीं, अलग अलग ऑप्शन है ना, मैंने कह तो दिया हूं। ये एक फार्मूला इधर देखो, एक फार्मूला है फोर्स का 2v डिवाइड बाय QVB। फर्क करो, तो ये एक फार्मूले में जो बड़ा लिखूंगा वो वॉल्यूम या वोल्टेज होगा, जो छोटा लिखूंगा वो स्पीड होगा। लेकिन मैं उस कॉर्नर पर एक फार्मूला लिखूं, उसमें छोटे छोटे अल्फाबेट लिखूं, और मैंने छोटे अल्फाबेट लिखो और आपका वॉल्यूम और मैंने स्पीड लिखा हो, तो समझ आ गई है? मैं खुद प्रेफर नहीं करता जनाब, स्मॉल वी और कैपिटल वी पे मैं बिलीव नहीं कर रहा। तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं प्रेफर करूंगा ऑप्शन डी। समझ आ गई है? आपकी आगे मर्जी है, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन डी है। आपने खुद से कहा, मैंने तो आपसे कहा ना कि छोटे बड़े का कोई पैमाना नहीं होता। आप इसको छोटा कह रहे हो, लेकिन मैं इससे भी नीचे कम लिखूं तो फिर ये छोटा हो जाएगा, और थोड़ी देर पहले जो आपके लिए वॉल्यूम था वो स्पीड बन जाएगा। समझ आ गई है?